नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब में। दोस्तों, इससे पहले हमने लास्ट टाइम जो छोड़ा था वो आपको मैंने बताया था, जो चित्रकला है उसकी उत्पत्ति यानी कि जो उसकी उत्पत्ति है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ से देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर मैंने बात की थी चित्रलक्षण, जो कि आपका नग्नजीत या हम फिर भयजीत कहे उन्होंने लिखा था, और आपका अभिलाषा चिंतामणि या अभिलाषा तीर्थ जो भी हम उसे कहें, तो वो सोमेश्वर ने लिखा था। तो यहाँ पे मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी, उत्पत्ति के कई ग्रंथ बताए थे। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर कला, जो कि कला या तो आर्ट क्या है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बहुत छोटा शब्द है कला क्या है। तो कला वह है, मैं एक छोटा सा अपने हिसाब से परिभाषा दे देता हूँ कि कला वह है जो भावनाओं के माध्यम से प्रकट होती है, यानी कि हमारे जो भाव होते हैं उसके माध्यम से हम प्रकट करते हैं, उसे कला कहते हैं। अब देखो, भाव जो है हर एक व्यक्ति जो होता है, हर एक व्यक्ति की मैं बात करूं तो हर एक व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग भाव चलते हैं, यानी कि उसे ब्रेन में अलग अलग भावनाएं चलती हैं, और उसी भावना के कारण क्या होता है, कला की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि कला की क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। तो वही कला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। चलिए टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी चित्र के संपूर्ण तथ्यों को कुशलतापूर्वक कैनवास या दीवार पर उकेरना ही कला ही तथा दर्शक के मन को भाव विभोर करते वही कला है। यानी कि कोई भी चित्र है और संपूर्ण तथ्यों, यानी कोई भी तथ्य हो सकता है, उसे कुशलतापूर्वक कैनवास पर उतारना। मतलब हमने कोई भी चित्र बनाया, जैसे श्री कृष्ण भगवान का बनाया, किसी चीज़ का भी बनाया, या फिर दीवार पे, मतलब कैनवास हो या दीवार पे, हमने उसे उकेरा यानी कि उसे बनाया, और वो क्या कर रहा है, दर्शक के मन को क्या कर रहा है, भाव विभोर, यानी कि दर्शक के मन के भाव को व्यतीत कर रहा है, यानी कि प्रतीत कर रहा है कि दर्शक उस चित्र के बारे में क्या सोच रहा है, या दर्शक उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो वही कला है। अब देखो, हम जब भी कोई अच्छा सा चित्र बनाते हैं तो जो दर्शक होगा, यानी कि जो अगला इंसान होगा, वो उसकी तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है। तो वही कला है। कह रहा है आगे कि अथवा कलाकार के आंतरिक भावना को सुव्यवस्थित ढंग से किसी धरातल पर सृजित करना ही कला है। यानी कि कह रहा है कि जो कलाकार है उसके आंतरिक भावना, या कि उसके अंदर को सुव्यवस्थित ढंग से धरातल पर सृजित करना, यानी कि वही क्या है, आपकी कला है। मतलब हमारे जो मन में भाव चल रहा है, या फिर कलाकार के मन में क्या भाव चल रहा है, तो उस भाव को क्या करना, सुव्यवस्थित ढंग से उसको चित्रित करना, यानी कि किस पर, धरातल पर, यानी कि हम उसे धरातल पर क्या कर रहे हैं, सृजित कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि कला को मतलब हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि कला का अर्थ प्रेरित करना, चित्रों के माध्यम से अगले को आनंदित करना, प्रभावित करना, यही कला है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है, कला का जो अर्थ है, कला का जो अर्थ है वो है आपका प्रेरित करना, चित्रों के माध्यम से अगले को आनंदित करना। यानी कि कला का अर्थ है प्रेरित करना। अगर हमने कोई भी कला बना दी है, मतलब कला बनाई है या प्रकट की है ना, मैं चित्रकला के हिसाब से चल रहा हूँ तो थोड़ा भटक जाता हूँ। तो यानी कि हमने कोई भी कला दिखाई, ठीक है, अपनी, तो उस चित्रकला की, उस कला की तरफ कौन आकर्षित हो रहा है, दर्शक आकर्षित हो रहा है। यानी कि हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं अपनी ओर, चित्रों के माध्यम से। अब यहाँ पर चित्र की बात करें, के माध्यम से अगले व्यक्ति को आनंदित करना। यानी कि हमने कोई सुंदर सा कृष्ण भगवान जी का चित्र बना दिया, या हमने
राम जी का बना दिया, गणेश जी का बना दिया, मतलब किसी का भी बना दिया, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, तो वो क्या कर रहा है, अगले मतलब अगले को क्या कर रहा है, आनंदित कर रहा है। तो यही कला है। आनंदित बोलो, प्रभावित करना, मतलब वही कला हो जाती है। बहुत छोटा सा मतलब टॉपिक है और कई बार हम इसमें गलती कर लेते हैं, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो आगे क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे चित्रों के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा, अभी मैंने चित्रों के द्वारा बताया, मूर्तियों के द्वारा हो सकता है किसी भगवान की सुंदर मूर्ति बन गई या किसी कलाकार की सुंदर मूर्ति बन गई, तो उसके द्वारा भी हम आकर्षित हो सकते हैं। फिर कह रहा है गीतों के द्वारा, काव्यों के द्वारा, स्थापत्य व वास्तुकला के द्वारा। यानी कि गीतों के द्वारा हो सकता है काव्य, जो पाठ वगैरह होते हैं जिसमें अर्थ निकल के आते हैं। और स्थापत्य किसे कहेंगे, भवन निर्माण, मस्जिद, यानी कि हमने कोई भवन बनाया है सुंदर सा, उसकी तरफ हम आकर्षित होते हैं। या फिर हमने कोई मंदिर बनाया है, तो मंदिर की तरफ दर्शक जो आकर्षित होते हैं, कहते हैं यार बहुत सुंदर है, वहाँ पे फ़ोटो खींचने लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो कला है वो, यानी कि स्थापत्य बनाया है, कला है। तो मतलब उस कला की तरफ हम लोगों का आकर्षित होना, वही कला है। देखो इतना सही से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर क्या रहा है, वास्तुकला, यानी कि भवन मस्जिद निर्माण हो जाते हैं। स्थापत्य या वास्तु एक ही है आपका, एवं बोल रहा है यहाँ पे किधर। फिर कह रहा है कि आगे इन कलाओं में रंग, रूप, रस, भाव, सुंदरता और परिपूर्ण हो, यानी कि उसमें रंग हो सकता है, रूप हो सकता है, या फिर रस हो सकता है, भाव, आपका भाव, सुंदरता, परिपूर्ण, मतलब इस प्रकार से ये देखने को मिलता है। आगे कह रहा है कि कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला संस्कृत के कल धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि जो कला है, कला संस्कृत भाषा का क्या है, एक सेकंड है, ये नया वाला है तो मुझे थोड़ा ये चलाना नहीं आ रहा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो कला है वो संस्कृत भाषा का क्या है, शब्द है। और कला संस्कृत के कल धातु, यानी कि कल धातु से बना है, संस्कृत के कल धातु से बना है। इसका जो अर्थ है वो क्या है, प्रेरित करना है। तो अर्थ जो होता है इसका प्रेरित करना हो जाता है। आगे कह रहा है कि कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में प्रथम शताब्दी में किया था। कला शब्द का, एक सेकंड, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया था। किसमें, अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र में। और कब, प्रथम शताब्दी में। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो भरत मुनि ने इसका प्रयोग नाट्यशास्त्र में किया, सर्वप्रथम प्रयोग किया और प्रथम शताब्दी में किया। तो यही यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे कह रहा है कला को अंग्रेजी में आर्ट कहा जाता है। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया गया। फ्रेंच में कला को आर्ट और लैटिन भाषा में इसको आर्टम कहा जाता है। कह रहा है कि जो कला है उसको अंग्रेजी भाषा में आर्ट कहा जाता है। और आर्ट जो शब्द है उसे 13वीं शताब्दी में क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ठीक है, 13वीं शताब्दी में इसे प्रयोग किया गया था। और फ्रेंच में, यानी कि जो फ्रेंच है, फ्रेंच में कला को आर्ट कहा जाता है। जो क्या है, आर्ट, और लैटिन भाषा में इसे क्या कहा जाता है, आर्टम कहा जाता है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। फ्रेंच में इसे क्या कहा जा रहा है, कला को आर्ट कहा जा रहा है। और लैटिन भाषा में कला को क्या कहा जा रहा है, आर्टम। अब देखो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा
नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि है उसके बारे में जान लेते हैं और थोड़ा यहाँ पे लैटिन भाषा के बारे में जान लेते हैं। मैं आपको बता दूं, जो हमारे भरत मुनि हैं, यानी कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस निष्पत्ति यानी कि रस निष्पत्ति को बताया है। रस की निष्पत्ति को मतलब उन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, रस कितने प्रकार के होते हैं? भरत मुनि के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं और अभिनय गुप्त जो थे तो उनके अनुसार रस को 9 प्रकार का माना जाता है। नहीं सॉरी, अभिनय गुप्त ने एक रस को और काउंट किया तो 9 हुए थे। और अगर हम कहें कि सौंदर्य शास्त्र में रस कितने हैं तो 9 रस आ जाते हैं और भरत मुनि के अनुसार 8 रस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। फिर यहीं पर और यहाँ पर मैं बताऊँ तो भरत मुनि ने एक सूत्र को यहाँ पर दिया था, उसका नाम है विभानुभव संचारी भाव संयोगादरस निष्पत्ति। तो ये मतलब भरत मुनि ने बताया था। अब यहीं पर मैं बात करूँ, जो भरत मुनि है उन्होंने क्या किया था कि नाट्य शास्त्र की जो उत्पत्ति बताई है, इसकी जो उत्पत्ति बताई है वो कहाँ से बताई है, किससे बताई है? तो वो आपके वर्मा जी से बताई है उन्होंने। नाट्य शास्त्र की जो उत्पत्ति है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति जो बताई वो वर्मा जी से उन्होंने बताई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब हम आगे के सेक्शन में सौंदर्य शास्त्र को पढ़ेंगे तो सौंदर्य शास्त्र में हम ये सारी चीज़ें मतलब इनके बारे में क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे मैं लैटिन भाषा को आपको बताता हूँ। जो लैटिन भाषा है तो इसका प्रयोग कहाँ पर देखने को मिलता है? ये भाषा जो आपकी है ये आपके यूरोप यानी कि यूरोप के यूनान में क्या थी, प्रचलित थी। और ये मतलब यूनान की राजभाषा के रूप में जानी भी जाती है। मैंने नेट पे देखा था, शायद इसी प्रकार से। और 6वीं शताब्दी की मैं बात करूँ तो 6वीं शताब्दी में क्या हुआ था, इसकी वर्णमाला देखने को मिलती है। किसकी? लैटिन भाषा की वर्णमाला देखने को मिलती है। और इटली में से अगर मैं बात करूँ इटली की, तो इटली में इसे लैटियन कुछ नाम से जाना जाता है, लैटियन के नाम से जाना जाता है। और वहीं से मतलब इसका चयन भी देखने को मिल जाता है कि ये यहाँ से शुरू हुई थी। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, तो आप अंग्रेज़ी जो भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा में लैटिन भाषा के जो शब्द होते हैं ना, वो कई शब्दों को मतलब लिया जाता है अंग्रेज़ी में। तो कई बार आ जाता है कि हिंदी में भी लिया गया है। तो यहाँ पर जैसे यही कहा है कि लैटिन भाषा आर्ट, देखो यहाँ पे लिखा है ना आर्ट भाषा, आर्टम, एक सेकंड है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है कि लैटिन भाषा में आर्टम कहा गया है आर्ट को, यानी कि अंग्रेजी का शब्द जो आर्ट है उसे लैटिन भाषा में आर्टम कहा गया है। कुछ शब्द जो इसमें लिए जाते हैं इसके। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि कला की परिभाषा है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ आर्ट। सबसे पहले यहाँ पे आपके हैं नंबर 1, सुनील कुमार चित्तेरा के अनुसार। सुनील चित्तेरा जी कहते हैं कि किसी चित्र को कलर से कल्पित आकृति जो हमारे भावों को आनंदित करे वही कला है। यानी कि ये कह रहे हैं कि किसी भी चित्र की बात कर रहे हैं, उसे क्या कलरों से, एक सेकंड है, किसी भी चित्र की बात करें उसे कलरों से कल्पित आकृति, यानी कि कलरों से जो हमने चित्र की आकृति बनाई है, जो हमारे भावों को क्या कर रही है, आनंदित कर रही है। मतलब कोई भी सुंदर चित्र कलरों से बना दिया और वो हमारे भावों को क्या कर रही है, आनंदित कर रही है, मतलब वो हमारे भावों को प्रसन्न कर रही है। तो वही क्या है, आपकी कला है, इनका ये कहना है। अगले है श्रवण कुमार सागर के अनुसार, प्रकृति में प्रदत्त वस्तुएं जो हमारे आंतरिक भावनाओं को सुखमय करे वही कला है।
यानी कि प्रकृति में प्रदत्त वस्तुएं, एक सेकंड, प्रकृति में प्रदत्त वस्तुएं हमारे आंतरिक भावनाओं को सुखमय, यानी कि कोई भी वस्तु की बात करूँ मैं प्रकृति में, जैसे आप कहीं बाजार में चले गए और वहाँ पर आपको एक सुंदर सी वस्तु देखने को मिली, तो आप क्या हुए, उस वस्तु की तरफ आकर्षित हो रहे हो ना, तो वही क्या है, कला है। तो वो यही कह रहे हैं, इनका यही कहना है कि वही क्या है, कला है, हमारे भावनाओं को प्रकट कर रही हो। नंबर 3 है, नंबर 3 पे कह रहा है कि चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अब देखो उन्होंने क्या कहा, जो कला है उसमें मनुष्य क्या कर रहा है, अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, मतलब जो अपने भावनाओं की उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, उसी को व्यक्त कर रहा है। किसमें, कला में। कला कोई भी हो सकती है। अगले हैं नंबर 4 पे, जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमारे जो हमें बोध के लिए मिलता है वही कला है। तो यहाँ पर क्या कहने, तो नॉर्मल की बात है कि जो ईश्वर द्वारा हमें जो ईश्वर की कर्तव्य शक्ति है और उसका संकुचित रूप हमें देखने को मिलता है, तो उसका हमें बोध हो रहा है, वही कला है। तो आप वातावरण को ले सकते हो जो हमें ईश्वर के द्वारा मिला है और उसका हम बोध कर रहे हैं, उसके उस जो मतलब ईश्वर के द्वारा हमें बोध हो रहा है, यानी कि हमारे अंदर भाव पैदा हो रहा है कि कितना ज़्यादा सुंदर है, भगवान ने हमारे लिए ये सारी चीज़ें बनाई हैं, तो मतलब हमारे अंदर एक कला का भाव प्रकट हो रहा है। तो वो भी एक कला है और ये भी एक कला का भाव प्रकट हम कर रहे हैं। 5वां पॉइंट है, प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। यानी कि प्लेटो जो है उन्होंने कला को क्या माना है, सत्य की अनुकृति माना है। तो यहाँ पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कला सत्य है, यानी कि जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है वो सत्य है या नहीं है, सत्य है ना, बनाई गई है, कलाकारों के द्वारा बनाया जा रहा है, तो यही क्या है, पूरा हमें सत्य देखने को मिलता है, तो क्या है, वही आपकी कला हो जाती है। अगला पॉइंट है, अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु महाशय ने क्या कहा है, तो कला प्रकृति का अनुकरण है, यानी कि जो कला है वो प्रकृति का क्या है, अनुकरण है, यानी कि नकल। अनुकरण मतलब क्या होता है आपका, नकल। तो कला वही है, यानी कि जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हम उसी को बना देते हैं, उसकी नकल कर लेते हैं। तो यही हमें अरस्तु महाराज ने बताया है, ये इनके अनुसार माना जाता है। उसके बाद है फ्राइड, 7वां है फ्राइड के अनुसार, तो कला मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ हिस्सा है, मतलब हमारी जो वासनाएं हैं उनका उभरा हुआ रूप कला को माना जाता है। ये फ्राइड महाशय ने बताया है। पॉइंट नंबर 8 है क्रोचे के अनुसार, तो क्रोचे कहते हैं कि कला बाह्य प्रभावों की आंतरिक अभिव्यक्ति है, यानी कि जो बाहर से हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति, उसे हम ग्रहण कर रहे हैं और ग्रहण करने के बाद भाव के माध्यम से हम उसे क्या कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। तो ये आपके क्रोचे महाशय बताते हैं। इसके बाद हमारे नंबर 9 पे टॉलस्टॉय यानी कि के अनुसार कला हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो ये नॉर्मल है, भावनाएं मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि जो टॉलस्टॉय है वो कह रहा है कि कला जो है हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो जो हमारे मन में भाव पैदा होते हैं और उसे हम प्रकट करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को देख के हो सकते हैं, तो वही आपकी क्या है, कला है। तो देखो सब, एक सेकंड है, जो सारे विद्वान थे तो उन्होंने कला को अलग अलग प्रकार से बांटा, यानी कि कला को उन्होंने अलग अलग प्रकार से बताया है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। आगे कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है, कला का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ आर्ट, यानी कि
इसके किस प्रकार से इसे वर्गीकरण यानी कि इसको बांटा गया है। कह रहा है कि वर्तमान में विद्वानों ने कला को 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 आपकी है ललित कला, जिसे हम विजुअल आर्ट कहते हैं, यानी कि चारू शिल्प भी इसे कहा जाता है। और नंबर 2 है आपकी उपयोगी कला, जिसे हम अप्लाइड आर्ट यानी कि कारू शिल्प भी कहते हैं। तो इसे हम पूरा फाइंड करेंगे कि ललित कला क्या है, उपयोगी कला क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है ये कि कला विलास पुस्तक में क्षेमेंद्र ने 64 मानव द्वारा प्रयोग आने वाली कलाओं का विवेचन किया है। ठीक है, क्या कहना चाहता है, कला विलास एक पुस्तक है, किसकी है, क्षेमेंद्र की, और उन्होंने क्या किया है, 64 मानव द्वारा प्रयोग में आने वाली कलाओं का उन्होंने क्या किया, विवेचन किया। 64 कलाओं का विवेचन किया उन्होंने, जो मानव द्वारा प्रयोग में आ रही है। बाकी मैंने पुस्तक बता दिया, क्षेमेंद्र की है कला विलास। फिर आगे कह रहे हैं क्या, तथा कला विलास में 64 सुनारों, 64 वैश्याओं, 16 कायस्थों की कला तथा 32 धर्म अर्थ, 10 भेषज कलाएँ और 100 सार कलाओं की व्याख्या की है। मतलब 64 हाँ एक सेकंड है, 64 सुनारों की कलाएँ, 64 वैश्यों की, 16 उनकी कायस्थों की कलाओं को बताया। अब 32 उन्होंने क्या बताया है, 32 उन्होंने धर्म अर्थ से बताया है, और 10 भेषज कला और 100 सार कलाएँ। तो ये आप याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है कभी भी। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है ये, तो ललित कला यानी कि विजुअल आर्ट। तो विजुअल आर्ट हम किसे कहेंगे, भारतीय विद्वानों के अनुसार ललित कला 5 भागों में बांटा गया है। वैसे भारतीय विद्वान के अंतर्गत आपका कौन आ गया, हीगेल है। तो हीगेल ने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है, वो हम आपको भी बता देंगे किस प्रकार से। कह रहा है कि नंबर 1 चित्रकला। तो चित्रकला नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है कि चित्रकला क्या होता है। और चित्रकला में आपका क्या होता है कि इसका माध्यम रंग और ब्रश तुलिका होता है, यानी कि जो इसका माध्यम है वो क्या है, आपका रंग है और ब्रश है। तो ब्रश को हम क्या कहते हैं, तुलिका कहते हैं। याद रखिएगा, तुलिका ब्रश को कहा जाता है, ब्रश को तुलिका कहा जाता है। नंबर 2 पॉइंट है मूर्तिकला। इसका माध्यम प्रस्तर, सीमेंट, कंक्रीट, पीओपी, यानी कि जो मूर्तिकला है उसका माध्यम आपका सीमेंट हो गया, कंक्रीट और पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप समझ सकते हो। आगे कह रहा है कि नंबर 3 है वास्तुकला। इसका माध्यम चूना, पत्थर, किले, मिट्टी। तो चूना पत्थर से जो मतलब इसका माध्यम चूना तथा किले, हाँ तो मतलब यही होता है, इसी से हमारी अधिकांश देखने को, वैसे तो अभी तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है। तो वास्तु मतलब भवन निर्माण, मस्जिद, मतलब कोई भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है तो वो हो जाती है, तो वो मतलब वास्तुकला के अंतर्गत आ जाता है। अगली कला है आपकी, आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है, मुझे यकीन है। नंबर 4 है आपका संगीत कला। इसका माध्यम स्वर तथा नाद वाद्य यंत्र है, यानी कि जो संगीत कला है हमारी वो स्वरों से गाई जाती है, नाद इसमें मेन है और वाद्य यंत्र। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जो संगीत कला होती है वो आपकी श्रव्य कलाएँ होती है। अब श्रव्य कलाएँ उनके बारे में भी जानेंगे हम, श्रव्य कलाएँ और दृश्य कलाएँ किसे कहते हैं। तो दृश्य कलाएँ जो होती है, एक सेकंड, दृश्य कलाएँ आपकी कौन कौन सी होती हैं, तो जिसमें हमें दृश्य देखने को मिलता है, चित्रकला हो गया, मूर्ति हो गया और वास्तु हो गया। और श्रव्य कला जो होती है आपकी श्रव्य, तो वो आपकी संगीत और काव्य, तो ये श्रव्य कलाएँ हो जाती है आपकी। इनके बारे में भी जानेंगे हम अच्छे से बाद में।
नंबर 5 पे आपकी काव्य कला, यानी कि ये क्या है, तो इसका माध्यम शब्द और अर्थ। तो मैंने आपको बताया था कि जो काव्य कला है उसमें शब्दों का प्रयोग और उनके अर्थ निकल के आते हैं, तो वही आपकी क्या है, काव्य कला है। आगे कह रहा है, हीगेल के अनुसार ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा गया है। इन्होंने काव्य कला को श्रेष्ठ और स्थापत्य कला को निम्न में रखा है। देखो कहना क्या चाहता है कि जो हीगेल है उन्होंने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है, ठीक है, और काव्य कला जो है उसे उन्होंने श्रेष्ठ माना है और स्थापत्य कला को क्या किया, उन्होंने निम्न माना है। क्वेश्चन आता है कि हीगेल के अनुसार कौन सी कला श्रेष्ठ मानी जाती है, तो आपको सीधा आंसर क्या करना है, काव्य कला, और निम्न हो जाती है आपकी कौन सी, स्थापत्य कला, ये आपकी निम्न है। कह रहा है कि ललित कलाओं के 2 भेद हैं, एक है आपका रूपरद्ध कलाएँ जिन्हें हम बोलते हैं वास्तविक आकार, और दूसरा है अरूपरद्ध कलाएँ, रूपरद्ध कलाएँ जिनको हम बोलते हैं वास्तविक और अवास्तविक आकार। तो मैंने अभी आपको रूपरद्ध बता दी कि चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, तो ये आपकी क्या आ जाती है, रूपरद्ध में, सॉरी चित्रकला, मूर्तिकला, हाँ मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है मूर्तिकला, स्थापत्य कला। उसके बाद हम बात करें अरूपरद्ध, मतलब कि जो रूपरद्ध नहीं है, तो संगीत कला और काव्य कला इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि उपयोगी कला यानी कि अप्लाइड आर्ट क्या होती है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि वह कला जो मनुष्य के दैनिक जीवन में परस्पर उपयोगिता में प्रयोग किया जाता है, जैसे कपड़े की रंगाई, ज्वेलरी का निर्माण, कारपेंटर बढ़ाईगिरी का व्यवसाय कहा जाए। देखो कारपेंटर बढ़ाईगिरी एक है, कहना चाहता है कि उपयोगी कला वह है जो मनुष्य के दैनिक जीवन, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग हो रही है, जिसे हम उपयोग करते हैं, परस्पर उसका क्या है, उपयोगिता का प्रयोग किया जा रहा है। यानी कि जैसे क्या है, कपड़े की रंगाई, यानी कि जो कपड़े हम पहनते हैं ना, तो उस पर जो रंग लगाया जा रहा है उसकी रंगाई, वो कला हो गई। फिर उसके बाद कह रहा है कि जैसे हम उपयोग करें, कपड़ा बन के तैयार होगा तो उपयोग करेंगे ना। ज्वेलरी का निर्माण, यानी कि जब ज्वेलरी बनती है तो उसको कौन पहनते हैं, लेडीज़ पहनती है ना, तो उसका निर्माण होता है, तो उसके बाद उसे पहना जाता है। आजकल के तो मर्द भी पहन रहे ज्वेलरी, कहने का मतलब बड़े बड़ी चेन हाथ में डाल दिया, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं। और फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो कारपेंटर क्या है, कारपेंटरी, हाँ, जिसको हम बढ़ाईगिरी बोलते हैं, व्यवसाय, यानी कि जो क्या करते हैं, लकड़ी के काम करते हैं। अब इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, तो जो बढ़ईगिरी है उसमें मतलब क्या होता है कि लकड़ी का काम होता है, यानी कि जो इंसान लकड़ी का काम करते हैं। अब इसमें लकड़ी का काम क्या, तो उसमें क्या होता है कि सजावट बनाई जाती है, ठीक है, उसमें वस्तुओं पर क्या किया जा रहा है, सजावट बनाई जा रही है, बनावट की जा रही है, अच्छा डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, तो वही आपकी बढ़ईगिरी हो जाती है, बढ़ईगिरी का व्यवसाय हो जाता है, जिसे हम कारपेंटर भी बोलते हैं। अच्छा, संगीत में एक चीज़ याद रखना कि उसमें क्या प्रयोग होता है, संगीत कला में एक शब्द का प्रयोग होता है, दूसरा वहाँ पर ध्वनि होती है, और तीसरा वहाँ पर नाद होता है, या फिर हम बोलते हैं कि वहाँ पर एक आवाज़ होती है। तो ये संगीत में देखने को मिल जाता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि कला के प्रमुख तत्व जान लेते हैं क्या क्या है। कला के मूल तत्व 6 हैं। ये तत्व चित्रकला के साधन हैं, और इन साधनों को उचित संयोजन जोड़कर क्या कहते हैं, चित्रकार संयोजन सिद्धांत के अनुसार चित्रकारी करता है, यह तत्व है। यानी कि हम बात करें कि कला के मूल तत्व क्या है, 6 है। ये तत्व चित्रकला के साधन हैं, यानी कि चित्रकला में ये प्रयोग किए जाते हैं, और इन साधनों में क्या होता है
उचित संयोजन, यानी कि उचित संयोजन मतलब अच्छा संयोजन किया जाता है, चित्र को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है। तो उचित संयोजन को जोड़कर क्या करता है चित्रकार, संयोजन का सिद्धांत उसमें जोड़ता है, के अनुसार क्या करता है चित्रकारी करता है, और एक सुंदर चित्र की क्या करता है रचना करता है। तो यही आपकी क्या है कला है, कला के तत्व है। तो अब कला के वो तत्व क्या क्या है देख लेते हैं। तो जो 6 तत्व हमें देखने को मिलेंगे वो है आपका रेखा यानी कि लाइन, रूप, फॉर्म, उसके बाद रंग कलर आ जाता है आपका, तान टोन, पोत हो गए टेक्सचर, और नंबर 6 पे हो गया अंतराल यानी कि स्पेस। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा की। तो रेखा क्या है समझ लेते हैं। रेखा यानी कि लाइन, प्राचीन काल से ही रेखा का चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रहा। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रेखा है वो प्राचीन काल से रेखा का चित्रकला में क्या है महत्वपूर्ण स्थान है। जब प्रागैतिहासिक मानव रेखा का प्रयोग करता था, चित्र बनाता था, प्राचीन समय में आ जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि भारतीय चित्रकला में क्या है रेखा प्रधान है। जो भारतीय चित्रकला है वो रेखा प्रधान है, ये आप याद रखिएगा, भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। आगे कह रहा है रेखा की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ लाइन। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है, या बिंदुओं के समूह को या आबाद गति से बिंदुओं को अंकित करने से रेखा का जन्म होता है, कला के प्रभाव को व्यक्त करती है। देखो रेखा क्या है, दो बिंदुओं के बीच की क्या है दूरी यानी कि रेखा कहलाती है। एक बिंदु यहाँ पे खींचा, एक बिंदु हमने यहाँ पे डॉट किया, दूसरा यहाँ पे डॉट किया, और इसको हमने खींचा, इससे जो ये बनी वो क्या है रेखा है। तो ये रेखा हो जाती है आपकी। आगे कह रहा है और ये आपका क्या कर रही है हमारे जो कला है उसके प्रभाव को क्या कर रही है व्यक्त कर रही है। देखो रेखा सामान्यतः दो प्रकार की होती है, तो देख लेते हैं। एक होती है आपकी सरल रेखा और दूसरी वक्र रेखा। अब यहाँ पर बात आती है कि सरल रेखा क्या है, वक्र रेखा क्या है, तो जान लेते हैं। तो आपकी जो सरल रेखा है वो इस प्रकार से होती है, यानी कि अगर हम सरल रेखा की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे चित्र भी होना चाहिए। एक सेकंड है। सरल रेखा यानी कि कॉर्बेट लाइन, तो ये नॉर्मल होती है, जैसे ये आपको देखने को मिल रही होंगी कि जो सीधी रहती है, एकदम सीधी है ना, एकदम सीधी है, कोई वो नहीं है, कठोर की तरह सीधी चल रही है। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि किसी बिंदु, एक सेकंड है, किसी बिंदु से एक ही दिशा में खींची गई रेखा सरल रेखा कहलाती है। यानी कि एक बिंदु मैंने यहाँ पे डॉट किया, दूसरा यहाँ पे डॉट किया, और एक ही दिशा में जा रहा है, तो ये क्या हो जाती है आपकी सरल रेखा हो जाती है। पॉइंट 2 है वक्र रेखा किसे कहेंगे। यदि रेखा की दिशा बदलती जाए तो वो क्या हो जाती है वक्र रेखा कहलाती है। यानी कि यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है, यह रेखा चल रही है, यहाँ से दिशा नीचे हो गई, फिर ऊपर हो गई, तो फिर ये हो गई, तो इसको वक्र कहेंगे। वक्र रेखा आपकी ये भी हो सकती है, ये इस प्रकार से जाती है। दूसरा आपका इस प्रकार हो सकती है, ये अपना क्या कर रही है अस्तित्व को बदल रही है, तो ये आपकी क्या हो जाती है वक्र रेखा हो जाती है। सरल रेखा यानी कि सीधी चल रही है, बिल्कुल सीधी, कहीं पे नहीं रुक रही है, और वक्र रेखा मतलब अपनी दिशा को बदल के जा रही है, तो वक्र हो जाती है। आगे क्या रहा है आपका, तो देखिए आगे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि जो रेखाएं हैं उनकी दिशाओं की बात करें तो सामान्यतः 3 दिशाएं होती हैं। नंबर 1 है क्षैतिज दिशा, नंबर 2 है ऊर्ध्वाधर दिशा, और नंबर 3 है कणवत दिशा। तो
क्षितिज दिशा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आपका होता है ऐसी पड़ी हुई, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है पड़ी हुई। इसी के साथ में कहीं पर भी मतलब ये ऐसा नहीं है कि खड़ी होगी, सीधा पड़ी है तो चल रही है। दूसरी आपकी ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊर्ध्वाकार दिशा यानी कि जो वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल मतलब हम उसको सीधी पड़ी रेखा कह सकते हैं, किसको, क्षितिज रेखा को, क्षितिज वाली को सीधी पड़ी रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन। और सीधी खड़ी लाइन या फिर हम कहें सीधी खड़ी लाइन जो रहेगी ऐसे एकदम सीधी खड़ी है तो आपके वर्टिकल लाइन या फिर ऊर्ध्वाकार लाइन हो जाती है। सीधी खड़ी रेखा भी बोलते हैं, जैसे पेड़ के समान खड़ी है, मंदिर के समान सीधा खड़ी है, तो वो आपकी क्या हो जाती है, ये लाइन हो जाती है, भाव देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें कणवत दिशा यानी कि डायगोनल लाइन। तो डायगोनल लाइन क्या होगी, डायगोनल लाइन ऐसी होगी आपकी, ऐसी या फिर ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी हो सकती है। तो ये आपके डायगोनल लाइन में आ जाता है, डायगोनल लाइन में। आगे देखिए क्या कह रहा है, रेखा के प्रभाव। रेखा चित्र का विशेष गुण ही पूर्वकाल चीन, जापान, भारत में इसका व्यापक प्रयोग होता है। यानी कि जो रेखा का है, चित्र की बात कर रहे हैं, विशेष गुण यानी कि पूर्व काल यानी जो पहले का काल था उसमें चीन में बात करो, जापान करो या भारत करो, सभी जगह में देखने को मिलता था। फिर कह रहा है कि रेखा से स्पष्ट दृढ़ता, समीपता, दूरी, कमजोरी, कोमलता आदि को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हम रेखा से क्या क्या प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला पॉइंट है 7वां, जो हमारा आज का अंतिम पॉइंट होगा। इसके बाद हम रेखा के बाद जो है हम बात करेंगे रेखा और ऊर्जा या फिर हम बात करेंगे रूप की। तो देखते हैं किसकी बात करेंगे हम। यहाँ पर कह रहा है कि जो रेखा का प्रभाव है 7 प्रभाव जो है 7 प्रकार से है। तो क्या क्या प्रभाव है इसके। नंबर 1 है क्षैतिज रेखाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसकी बात करूँ मैं, विश्राम, शांति, निष्क्रियता, स्थिरता, मौन, संतुलन। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था क्षैतिज यानी कि पड़ी रेखा जो आपकी कहीं पर रुकती नहीं, सीधे चलती रहती है और जितने भी आपको देखने को मिले ये इसके भाव है कि किस प्रकार के और भाव उत्पन्न कर रही है, रेखा प्रदर्शन कर रही है, भाव दिखा रही है। नंबर 2 है आपकी ऊर्ध्वाकार रेखाएं यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सीधी खड़ी रेखा होती है। ऊर्ध्वाकार जो रेखा है वो सीधी खड़ी रेखा है, तो यहाँ पर ये देखने को मिल जाती है। और इसके जो प्रभाव है, मतलब किस प्रकार के प्रभाव दिखा रही है, शक्ति, दृढ़ता, गौरव, महत्वाकांक्षा, सत्य, कठोरता आदि मतलब हमें देखने को मिल जाते हैं इसके भाव। और सीधी पड़ी है ये, सीधी खड़ी रहती है ये ऊर्ध्वाकार, जिसे हम कहते हैं कि सीधी खड़ी लाइन या सीधी पड़ी रेखा, नहीं सीधी खड़ी रेखा कहेंगे हम इसे, खड़ी है नहीं तो हम इसे ये कहेंगे। नंबर 3 है कणवत रेखाएं। तो कणवत रेखाएं यानी कि डायगोनल लाइन। मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये रेखा है क्या होती है। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया था ये रेखा ऐसी होती है या फिर ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी हो सकती है, किसी प्रकार से हो सकती है। और इसके प्रभाव है व्याकुलता, उत्तेजना, बेचैनी, नाटकीय, संक्रमण गति आदि इसके देखने को मिल जाते हैं। संघर्ष की बात करूँ मैं, संघर्ष है, आघात भी है, तो ये सारी चीज़ें इसके देखने को मिलते हैं। बेचैनी भी होनी चाहिए इसके।
हाँ बेचैनी ये है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। कोई कोई लाइन है जिसका एक ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो नंबर 4 है कोणीय रेखा। तो कोणीय रेखा यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से कोण देखने को मिलता है वैसे ये जैसे कोण बन रहा है, ठीक है, कोणीय रेखा कहेंगे हम। तो इसके प्रभाव है, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर लाइन। तो एंगुलर लाइन हो जाता है। संघर्ष, आघात और असुरक्षा, इसके प्रभाव ये है। और भी होंगे, जैसे मुझे ये लग रहा है कि मैंने शायद कणवत रेखा का संघर्ष भी बताया, बट संघर्ष नहीं है उसका, याद रखना। आघात, संघर्ष, सुरक्षा, असुरक्षा ये आपके कोणीय रेखा के हैं। और इसी में मैं अगर बात करूं तो कोणीय रेखा में एक आना चाहिए आपका बेचैनी। बेचैनी हो गया, और हाँ यही होगा बेचैनी। कोणीय रेखा में एक भाव ये भी आ जाएगा। इसके बाद नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि एक पुंजीय रेखा यानी कि रेडियल लाइन, ठीक है। तो एक पुंजीय रेखा का मतलब होता है कि जो एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जा रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, एक पुंजीय रेखा कहेंगे। यानी कि इसके समझ सकते हैं। तो ये आपको डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके भाव क्या है। तो स्वतंत्रता, शोभा, अभिलाषा, प्रसार, एकाग्रता, ये इसके भाव देखने को मिल जाते हैं ये सारे। और अन्य की मैं बात करूँ तो फूल के समान देखने को मिलता है, और स्वदेशी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। प्रसार तो है यहाँ पे है। तो यही है ये, मतलब जो ये वाली है आपकी एक पुंजीय रेखा, हम इसे कहेंगे। फिर कह रहा है कि नंबर 6 पे है चक्राकार रेखाएं। तो चक्राकार आप समझ सकते हो कि सिंपल नॉर्मल, जिससे हमें क्या हो रहा है, आंखों को भयभीत हो रहा है, चक्कर टाइप का आ रहा है। मतलब एक जगह से घूमते हुए वो अलग अलग रेखाओं का प्रयोग कर रहा है। मतलब एक ही रेखा घूमते हुए अलग अलग प्रकार से जा रही है। तो हमें इससे क्या हो रहा है, चक्कर टाइप का देखने को मिलेगा ना, चक्राकार। इसके प्रभाव देखते हैं। उत्तेजना हो रही है, शक्ति, लय, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और भी है इसके, भ्रम हो गया आपका, एक भ्रम है, सॉरी, तो एक आपको भ्रम देखने को मिलेगा। क्या कर रहा है ये पेन, बहुत प्रॉब्लम कर लेता है ये वाला पेन ना। तो इस प्रकार से हमारी ये चक्राकार रेखा हो जाती है। इसके बाद है हमारी अंतिम रेखा, प्रवाही रेखा, यानी कि रथ, क्या बोलते हैं इसे, राइथेमिकल लाइन। तो ये जो है आपकी प्रवाही रेखा, तो ये एक ऐसे प्रकार की जो जा रही है, ये आपकी प्रवाही रेखा हो जाती है। जैसे ये क्या करती है, गति का सुंदर और माधुर्य जो आपको देखने को मिलेगा, वो आपके क्या हो जाते हैं, प्रभाव हो जाते हैं इस रेखा के प्रभाव। तो हमें इस रेखा के प्रभाव ये देखने को मिल जाते हैं। इसके और भी प्रभाव होंगे। समुद्र की तरह होती है एक, ये हम समझ सकते हैं इसे, पानी के टिल्ले की तरह, और गति होती है इसमें अच्छे से। बाकी इसमें अगर मैं बात करूं तो मतलब कुल मिला के इसी प्रकार से चलती है, तो गति देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो में हमने कला के बारे में जाना, यानी कि कला के बारे में आपको मैंने बताया। और अभी हमने बात की कला के, जो हमने तत्व देखे थे, कला के तत्वों की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी हमने ओनली रेखा के बारे में जाना है, ठीक है। इसी प्रकार रेखा के बाद मैं रूप के बारे में बताऊंगा, फिर रंग आ गया आपका, फिर पोत, तान, पोत, अंतराल, सबके बारे में आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि टाइम भी आपका 44 मिनट हो गया है। मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा वीडियो को ये करूँगा कि कम कर दूँगा मिनट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा जा रहे हैं।
तो टाइमिंग ज़्यादा हो रही है। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आएंगी तो अगर आप लोग वीडियो को देखोगे तो जाके मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक को इसी प्रकार से लेके आता रहूँगा मैं। ज़्यादा अगर टाइम आपको चाहिए या ज़्यादा आपको नोट चाहिए तो उसी प्रकार से मैं आपको बताता रहूँगा टॉपिक वाइज जो भी चलेगा। तो मतलब ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। एंड मैं एक और वीडियो बनाता रहूँगा इसी प्रकार। एक तो हमारा इस तरीके से चलेगा, दूसरा मैं अलग तरीके से बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें मैं अपना फेस काउंट करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा। जितना समझने की कोशिश होगी, जितना मैं समझूँगा उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमसे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तभी करना, वरना ऐसा नहीं कि आपको ज़बरदस्ती करना ही है। तो चलिए आज का सेक्शन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।